नमस्ते। आज हम सीधे चलेंगे कक्षा 9 की एक बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी कविता के अंदर, जिसका नाम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। सच बताऊं तो ये कोई आम कविता नहीं है। ये हमारे समाज को चलाने वाली उस रोजमर्रा की मेहनत और पसीने का एक शानदार जश्न है। ये हमें दिखाती है कि कैसे आम से लगने वाले काम भी दरअसल किसी महान कला से कम नहीं होते। इसका तो शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना? हर पेशा, हर काम हमारे समाज के लिए एक गिफ्ट यानी एक उपहार है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सुलझाएंगे व्यवसाय से जुड़ी कुछ दिलचस्प पहेलियां। उसके बाद हम देखेंगे रोज़मर्रा के पेशों का जश्न। फिर हम खोजेंगे इसमें इस्तेमाल किए गए साहित्यिक उपकरणों यानी लिटरेरी डिवाइसेस को। और आखिर में बात करेंगे पहचान के रूप में व्यवसाय की। भाग 1 व्यवसाय से जुड़ी पहेलियां। इस कविता की शुरुआत में कुछ बहुत ही मजेदार पहेलियां दी गई हैं। तो बिना किसी देरी के आइए पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। पहेली कुछ इस तरह है। गहरी नालियों में मैं रहस्य बोता हूं और समय बीतने के साथ मैं उन्हें बढ़ते देखता हूं। मैं कौन हूं? जरा सोचिए, वो कौन है जो मिट्टी की इतनी गहराई में काम करता है और बीजों के रूप में इन रहस्यों को बोता है? एकदम सही सोचा, ये किसान है। किसान का काम हमारे समाज की पूरी नींव है। मतलब वो सिर्फ बीज ही नहीं बोता, बल्कि हम सबके लिए खाने की गारंटी यानी खाद्य सुरक्षा भी पक्की करता है। देखा जाए तो किसान की इसी मेहनत से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन का चक्र शुरू होता है। चलिए अब दूसरी पहेली देखते हैं। एक घर बनाने के लिए मैं ईंट दर ईंट नींव रखता हूं। आप मुझे ही चुनते हैं। मैं कौन हूं? भौतिक दुनिया यानी ये जो हमारे आसपास का स्ट्रक्चर है, उसके निर्माण से जुड़ी ये पहेली आखिर किस पेशे की तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल, ये राजमिस्त्री है। यही वो इंसान है जो हमारे घरों, स्कूलों और बड़ी बड़ी इमारतों को ईंट दरीट खड़ा करता है। यही हमें एक सुरक्षित आशियाना देते हैं। ये पहेली असल में हमें याद दिलाती है कि इन लोगों की कड़ी मेहनत के बिना हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाती। भाग 2 रोजमर्रा के पेशों का जश्न। जब अज्ञात कवि अपने आसपास की दुनिया को देखता है तो उसे महसूस होता है कि पूरा भारत अपने अलग अलग व्यवसायों का जश्न मना रहा है। ये सिर्फ काम नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा उत्सव है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कवि बढ़ई के काम को किस नज़रिए से देखता है। वो कहता है बढ़ई गणितीय सटीकता के साथ लकड़ी से कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ सिर्फ लकड़ी काटने के काम को एक सटीक और गणनात्मक विज्ञान यानी कैलकुलेटेड साइंस का दर्जा दिया गया है। एक बढ़ई सिर्फ लकड़ी नहीं काटता, वो पूरी सटीकता और अपनी अद्भुत कला के साथ उसका निर्माण करता है। ये उनके हुनर को दिया गया एक बहुत बड़ा सम्मान है। और हाँ, ये जश्न सिर्फ बढ़ई तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिशियन को ही ले लीजिए, वो केबलों और तारों के जरिए हमारे घरों में रोशनी लाते हैं। सच कहूं तो वो हमारी जिंदगी को रोशन करते हैं। दूसरी तरफ नाविक हैं जो पानी पर काम करते हैं, और वो सिर्फ मछलियों का जाल ही इकट्ठा नहीं करते, बल्कि समंदर की रोमांचक कहानियां भी अपने साथ लाते हैं और काम करते करते मस्त होके गाते हैं। और मोची, वो उन पैरों के लिए बेहतरीन क्वालिटी के जूते बनाते हैं जो दिन भर चलते, नाचते और कूदते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर पेशा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अलग ही रंग और जान भर देता है। भाग 3 साहित्यिक उपकरणों की खोज। अब हम इस चर्चा के थोड़े अकादमिक हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। आखिर कवि ने इस मास्टरपीस को गढ़ने के लिए किन तकनीकी पोएटिक टूल्स का इस्तेमाल किया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री वर्ड्स की। आसान शब्दों में कहें तो ये वो कविता होती है जो किसी फिक्स्ड राइम स्कीम यानी तुकबंदी का सख्ती से पालन नहीं करती। इस कविता में भी पंक्तियों की लंबाई अलग अलग है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कविता में एक बहुत ही नेचुरल और बहने वाला फ्लो आ जाता है। इससे कवि बिना किसी बंदिश के हर पेशे का बहुत ही गहराई और जीवंतता के साथ वर्णन कर पाता है। इसके बाद जो टूल आता है वो है इमेजरी। ये वो शब्द होते हैं जो पढ़ने वाले के दिमाग में बिल्कुल साफ तस्वीरें या सेंसरी एक्सपीरियंस यानी संवेदी अनुभव पैदा कर देते हैं। इस कविता में इमेजरी का इस्तेमाल इतने शानदार तरीके से किया गया है कि ये रोजमर्रा के उबाऊ लगने वाले काम को भी एक बेहतरीन कलात्मक और यादगार अनुभव में बदल देता है। और यहाँ हम बिल्कुल सटीक उदाहरण देख सकते हैं कि कवि ने विजुअल और ऑडिटरी यानी दृश्य और श्रवण दोनों तरह की इमेजरी का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया है।
विजुअल इमेजरी के लिए रंगों और अनगिनत छटाओं से बुनी गई जैसी लाइनें शिल्पकारों के काम को एकदम हमारी आंखों के सामने ला खड़ा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑडिटरी इमेजरी के लिए वाद्य यंत्रों के साथ कलाकार और गुनगुनाते हुए इलेक्ट्रीशियन जैसी लाइनें हमें उन पेशों की आवाज़ें सचमुच महसूस करवाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक और पावरफुल टूल के साथ कैसे जुड़ता है, जिसे हम रूपक या मेटाफर कहते हैं। ये एक ऐसी तुलना होती है जहां किसी एक चीज को दूसरी चीज के रूप में दिखाया जाता है ताकि दोनों के बीच की किसी कॉमन खूबी को उभारा जा सके। कविता की ये एक लाइन इसका परफेक्ट उदाहरण है, रसोइये का स्वादिष्ट गायन। अब सोचिए, क्या गाना कभी स्वादिष्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां कवि ने रसोइये के खुशी से भरे काम और उसके बनाए लाजवाब खाने के स्वाद को आपस में जोड़ दिया है। ये मेटाफर हमें बताता है कि रसोइये का काम इतना सुकून देने वाला है कि वो किसी बहुत ही सुरीली धुन को सुनने जैसा महसूस होता है। इसके अलावा इस कविता में पुनरावृत्ति यानी रेपिटिशन का भी बहुत बड़ा रोल है। शब्दों या पूरी की पूरी लाइनों को बार बार दोहराने से सिर्फ एक म्यूजिकल इफेक्ट ही नहीं बनता, बल्कि ये कविता के कोर मैसेज और उसके रिदम पर भी बहुत जोर डालता है। मिसाल के तौर पर इस लाइन को ही देख लीजिए, मैं सुनता हूं कि भारत विभिन्न व्यवसायों का जश्न मना रहा है। ये लाइन कविता की शुरुआत में भी आती है और बिल्कुल अंत में भी। ये एक तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर यानी एक गोल घेरा बनाती है, जो इस बात पर जोर देती है कि अलग अलग तरह के कामों के प्रति जो ये सम्मान है वो लगातार चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है। भाग 4, पहचान के रूप में व्यवसाय। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे फिलोसॉफिकल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यहां हम इंसान के आत्मसम्मान और समाज में हमारे असल मकसद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि इस कविता के असली इमोशनल टच को समझने के लिए हमें प्रतीकवाद यानी सिंबलिज्म की चाबी का इस्तेमाल करना होगा। सिंबलिज्म वो टूल है जहां किसी चीज या विचार का इस्तेमाल किसी बहुत ही गहरे अर्थ को समझाने के लिए किया जाता है। इसे हम मोची वाले हिस्से में घर वापस जाने के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग निकालें तो ये बस काम खत्म करके घर लौटने का एक फिजिकल एक्शन है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। ये सुरक्षा, सुकून, विश्राम और रोजमर्रा की लंबी यात्रा के पूरे होने का प्रतीक है। मोची के बनाए जूते सिर्फ चलने के लिए नहीं हैं, वो हमें सुरक्षित उस जगह तक पहुंचाने का जरिया है जहां हमें असली सुकून मिलता है। और अंत में ये एक लाइन इस पूरी कविता का निचोड़ है। उनके व्यवसाय की आवाज़ ही उनकी पहचान की आवाज़ है। ये पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। ये लाइन हमें साफ साफ बताती है कि एक इंसान का काम सिर्फ पैसे मकाने का कोई जरिया नहीं है। उसका काम उसे आत्मसम्मान देता है, समाज में एक अहमियत देता है और सबसे बड़ी बात, उसे एक अलग पहचान और आवाज़ देता है। सच में हर काम करने वाला इंसान पूरे सम्मान का हकदार है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। अगर हर पेशा एक अलग आवाज है जो मिलकर इस पूरे समाज को बनाती है, तो फिर वो कौन सी आवाज होगी जो हमारे भविष्य की पहचान को आकार देगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये सवाल न सिर्फ हमें हर तरह के काम करने वालों का सम्मान करना सिखाता है, बल्कि भविष्य के उन नए रास्तों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है जिन्हें हमने अभी तक चुना भी नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और ऐसे ही विचार करते रहिए।